हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो हम लेक्चर आज करने वाले हैं ये हमारा अगेन एक वन शॉट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग आज एटम चैप्टर पढ़ेंगे और उसको पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। राइट, इससे पहले हमने सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियाई का वन शॉट लेक्चर खत्म कर दिया है। अभी हम एटम को डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, तो अब जो एटम चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आता है। 4 मार्क्स तो आपके 100% श्योर हैं, 4 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, 5 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। तो अब ये जो 4 मार्क्स हैं आपके, ये कैसे कवर अप करने हैं ये हमें बेसिकली यहाँ डिस्कस करना है। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, 1 आवर से पहले हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। राइट, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो स्पेशली है ये हमारी 2023 के जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उन बच्चों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, बिकॉज हम वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जो आपके सीबीएसई बोर्ड ने डिज़ाइन किया है 2023 के लिए। राइट, तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा, देखिए एटम और न्यूक्लियाई। टोटल अगर हम बात करें ना तो एटम और न्यूक्लियाई मिलाकर आपका 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। न्यूक्लियाई हमने खत्म कर दिया, अब हम स्टार्ट करेंगे एटम का। ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली ये एटम है और एटम्स के जो सिलेबस में अगर हम बात करें इस बार जो सिलेबस में है वो क्या है, मेजर टॉपिक्स हम यहाँ लेकर चल रहे हैं जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएं। इसके बाद हम PYQ की वीडियो भी लाएंगे और उसको भी कवर अप करेंगे जिससे आपके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे साथ के साथ। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है रदरफोर्ड मॉडल, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आफ्टर दैट फिर हमारा आता है बोर मॉडल, ठीक है ना, बोर मॉडल बताएंगे हम। देन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसमें कैसे एनर्जी वगैरह वेलोसिटी वो सब कुछ निकालेंगे हम यहाँ पर। देन स्पेक्ट्रल सीरीज, डिफरेंट तरह की जो सीरीजेज ऑब्जर्व की गई हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, वो सीरीजेस की बात करेंगे हम। कौन से रीजन में लाई कर रही हैं वो सारी चीज़ें बात करेंगे यहाँ। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी डिस्कशन होंगे। आफ्टर दैट एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और इसके बाद फिर जो है हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक आप देखो जो रदरफोर्ड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ये जो हमने यहाँ पर एक इमेज लगाई हुई है, उस इमेज के थ्रू हम बेसिकली क्या दिखाना चाह रहे हैं। इस इमेज में जो आपको दिखाई दे रहा है वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है जो गीगर एंड मार्सडन ने अलॉन्ग विद द रदरफोर्ड परफॉर्म किया था। तो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है ये यहीं से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ही, वहीं से रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल की कंक्लूजन्स बताई थी। तो पहले आपको ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है वो समझना है कि क्या था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने एक बहुत थिन शीट ली थी, ये आप येलो कलर में देख रहे हो, दिस इज अ वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड। राइट, दिस इज शीट ऑफ गोल्ड और यहाँ पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट कराए। ये रेडिएशन सोर्स होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। वो जब इस गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करते हैं तो क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके और यहाँ स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। राइट, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहाँ पर हमारे वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स आपको जो है कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत माइनर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे। राइट, और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे थे जो मोर देन 90 डिग्री या फिर हम ये बोलें कि अराउंड 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000, 1 पार्टिकल आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो हेड ऑन कोलिजन या फिर हम कहेंगे 180 डिग्री पर रिवर्ट हुए थे। राइट, तो ये ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे। तो यहाँ से जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद
कंक्लूजन्स निकाले गए। तो क्या कंक्लूजन्स निकाले गए? कंक्लूजन्स में ये देखा गया कि भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल एट वेरी स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स आउट ऑफ 8000 अराउंड 1 और 2 पार्टिकल्स हमारे मोर देन 90 डिग्री और यू कैन से 180 डिग्री के अराउंड डिफ्लेक्ट हुए थे। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। उस ऑब्जर्वेशन से अब कंक्लूजन क्या निकाले? पहला कंक्लूजन इन्होंने अपने मॉडल में दिया, यही कंक्लूजन्स के थ्रू ही इन्होंने मॉडल बना दिया। तो मॉडल का जो सबसे पहला पोस्टुलेट था, उस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एटम हैज अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट नॉन एज न्यूक्लियस। एटम हैज अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट नॉन एज न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले गए, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो था वो कैसा था? एम्प्टी था, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट क्या देखा गया? आफ्टर दैट देखा गया कि ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम, ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट होल मास कहाँ लोकेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर लोकेट कर रहा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट होल मास हमारा न्यूक्लियस के अंदर लोकेट कर रहा है। एंड देन देखा गया कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? न्यूक्लियस का साइज हमारा 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है, जबकि एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा है, 10⁻5 टाइम्स छोटा है साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये हो ही गया, ठीक है ना, यहाँ आपने देख लिया था। एंड देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन वेरियस ऑर्बिट्स विच आर कॉल्ड एज सेल और एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एंड देन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स में बेसिकली हमारे जितने भी आ जाते हैं पार्टिकल वो सब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो बेसिक तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये तो यहाँ पर हमने 4-5 चीज़ों में 4-5 पोस्टुलेट्स डिफाइन करके आपको इसके कंक्लूजन को समझा दिया कि जो गोल्डफॉयल का कंक्लूजन था वो क्या था। अब अगर हम यहाँ पर रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स की बात करें तो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स हमारे मेनली 2 या 3 हैं। उनमें क्या है? पहला पोस्टुलेट क्या है कि द एंटायर मास, the entire or whole mass and positive charge is located at the tiny core of the atom, at the tiny core of the atom, and this core is called nucleus. This core is called nucleus. एक पोस्टुलेट आपने ये लिखनी है। दूसरा पोस्टुलेट आपका क्या रहेगा? दूसरा पोस्टुलेट आपका है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। The electrons revolves around the nucleus in orbits, in different orbits, जिनको हमने बोला एनर्जी लेवल, जिनका हमने नाम दे दिया एनर्जी लेवल। डिफरेंट एनर्जी लेवल में ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द वेरियस विच आर कॉल्ड एनर्जी और एनर्जी लेवल, ठीक है ना। एंड इसके बाद ये 2 तो मेजर पॉइंट है हमारे किसके? न्यूक्लियस जो रदरफोर्ड मॉडल है उसका,
और देन फिर उन्होंने कहा कि भाई अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, क्योंकि जब ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा? बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट। तो ये बेसिक आइडिया था रदरफोर्ड मॉडल का। अब रदरफोर्ड मॉडल जो है कहाँ पर लिमिटेड हो गया, इसकी लिमिटेशंस भी थी कुछ, तो क्या इसकी लिमिटेशंस थी वो हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है ना। देन हम मूव करेंगे कहाँ पर? बोर मॉडल पर। तो लिमिट पहले समझ लेते हैं कि इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये नहीं बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम किस वजह से है, स्टेबल हमारा एटम स्टेबल क्यों है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड? अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो जब इलेक्ट्रॉन कैसा है? चार्ज्ड पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो क्या करेगा? वो रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करेगा तो वो जो है कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। सो हाउ द स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड इनसाइड द एटम, ये पता नहीं चल पाया। इनकी एक ये लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन थी कि जब हाइड्रोजन एटम की बात की गई तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम देखा गया, वो स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूस था। वो स्पेक्ट्रम हमारा इनके अकॉर्डिंग कंटिन्यूस था, मींस कंटिन्यूस होना चाहिए, बट जब एक्सपेरिमेंटली उसको ऑब्जर्व किया गया देन वो कंटिन्यूस नहीं निकला। इनके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूस था, बिकॉज जब ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन तो एवरी वेवलेंथ उसके अंदर होगी, एवरी वेवलेंथ एमिट करेगा। सो स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन और वट एवर द एटम मस्ट बी वॉट? कंटिन्यूस। बट यहाँ पर क्या था? वो कंटिन्यूस नहीं था। दैट इज वाई ये भी एक इनकी लिमिट थी। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने आकर यहाँ पर जो है अपना एक मॉडल दिया। बोर जी ने क्या मॉडल दिया? बोर ने कहा कि भाई अब जो यहाँ पर इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं उनको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे और उस मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहली कंडीशन इन्होंने बोली कि जो हमारी तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पोस्टुलेट की अगर हम बात करें बोर के मॉडल की, तो फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स कंडीशन। इसमें क्या बोला इन्होंने? द क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, हाउएवर ओनली सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स विद द एनर्जी En आर अलाउड, दीज आर द एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, ठीक है ना। एंड इसके बाद इन्होंने दूसरे पोस्टुलेट में बोला कि द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दीज क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज रेडिएशन लेस एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑर्बिट टू द अदर ऑर्बिट। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है ना, जिन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है वो हमारी कैसी हैं? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट हैं। अब ये क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मीनिंग आपको समझना है। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट किसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है ये कैसी होती है? रेडिएशन लेस होती हैं, इसमें से रेडिएशन एमिट नहीं करता है। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, जैसा कि रदरफोर्ड जी ने बताया था। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जो क्वांटाइज्ड होंगी, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई अच्छा, अब जो एनर्जी लेवल है इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, ठीक है ना, ट्रांसफरिंग फ्रॉम एन लोअर बाइंडिंग एनर्जी टू द हायर बाइंडिंग एनर्जी और हायर टू लोअर। तो एक बार तो एमिशन होगा। एमिशन कब होगा? जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहा हो। एक बार एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कब होगा? जब लोअर से हायर में जा रहा हो, ठीक है ना। तो अब इसको हम बेसिक तरीके से समझते हैं। ये तो आपने बोर मॉडल की जो थ्योरी थी उसको समझा। अब इनके जो मेन पोस्टुलेट्स जो आपको लिखने हैं वो पोस्टुलेट्स क्या हैं?
बहुत शॉर्ट तरीके से समझते हैं। पहला पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कौन सी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन those orbits in which their angular momentum is quantized. Their angular momentum is क्वांटाइज का मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का। तो इंटीग्रल होगा तो यहाँ पर n जो होगा ये क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर मॉडल की। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MBR एंगुलर मोमेंटम MBR होता है NH/2π। ये हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट होगी। ऐसी ऑर्बिट्स जिनमें जो है जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ऐसी ऑर्बिट्स को या तो हम क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहते हैं या फिर हम स्टेबल ऑर्बिट्स कहते हैं। या तो हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट और दे आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है ना। अब दूसरा इन्होंने बोला कि भाई दूसरा पोस्टुलेट क्या है? दूसरा पोस्टुलेट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दीज क्वांटाइज्ड और इन दीज स्टेबल ऑर्बिट्स देन इट डज नॉट emit radiation. These orbits are radiation less orbits, right? तो यहाँ क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन does not emit the radiation in quantized orbit. In quantized orbits हमेशा रेडिएशन एमिट नहीं करता, हमेशा रेडिएशन एमिट नहीं करता। अब रेडिएशन एमिट कब करता है? इट emit the radiation only when electron is transferred from higher level to lower level, lower level of energy, ठीक है ना। तो जब हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा होगा तभी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। और देन उन्होंने तीसरी कंडीशन बोल दी कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा, तो जैसे मान लो ये हमारा हायर लेवल है E2, ये हमारा लोअर लेवल है E1, एनर्जी लेवल है ये। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो इसमें से जो रेडिएशन एमिट होगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या होगी? hν, क्वांटाइज्ड फोटोन, ठीक है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो hν रेडिएशन होगा हमारा, एंड ये जो hν होगा ये किसकी इक्वल होगा? एनर्जी लेवल जो है उनकी एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप न्यू कैलकुलेट कर लोगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन हमारा एमिट हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारी फ्रीक्वेंसी कंडीशन है किसकी? बोहर मॉडल की। इस कंडीशन को हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी वो कौन सी कंडीशन थी? वो कंडीशन थी क्वांटाइज्ड कंडीशन, एंड दिस थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। सेकंड वन इज व्हाट? नॉन रेडिएशन और यू कैन से स्टेबल ऑर्बिट कंडीशन, स्टेबल ऑर्बिट
कंडीशन, ठीक है ना, ये हो गया। बाकी जो रदरफोर्ड ने दिया था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके अंदर एक बहुत टाइनी कोर होता है, स्मॉल पार्ट होता है, इट इज़ वैलिड, बट जो 2 ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को उन्होंने सॉर्ट आउट किया और बाकी जो है उनका मॉडल भी बिल्कुल वैलिड था। तो ये हमने रदरफोर्ड और बोर मॉडल की बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हाइड्रोजन एटम, राइट। हाइड्रोजन एटम क्या है उसको हमें समझना है। हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम तो आप जानते हो, हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के अंदर। इसमें हमने सबसे पहले उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है एटम की, कि भाई एक एटम है हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, बेसिक सबसे बेसिक फंडामेंटल एटम लेकर चल रहे हैं। तो दीज फॉर्मूला जो अभी यहाँ ड्राइव करेंगे हम, दीज फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना। देन हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, देन फिर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी में 2 पार्ट आएंगे मेरी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रेडियस की बात कर लेते हैं कि रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस में क्या है कि लेट मी अज्यूम कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस एक ZE एटॉमिक, इसका ZE क्या है, Z क्या है एटॉमिक नंबर, E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ZE इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट के अंदर, जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं क्या है, R है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, अभी पढ़ा था हमने, वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर वही वाली वैल्यू है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये वही के है। तो के ZE इंटू ई, ZE हो गया Q1, E हो गया इलेक्ट्रॉन का मास Q2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा दिस, एंड यहाँ से एक R से R कट जाएगा तो MB स्क्वायर इज गोज टू के ZE स्क्वायर अपॉन R। और यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, R कैलकुलेट कर लोगे तो R जो आ रहा आपका वो क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, बोर की जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है उसको अप्लाई किया और यहाँ से वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया इस रेडियस के टर्म में। तो फिर हमें ये जो रेडियस है ये किस टर्म में मिल जाएगी, ये आपको क्वांटाइजेशन या फिर n के टर्म में मिल जाएगी, जो कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल के और यहाँ पुट कर दिया, तो NH/2 पाई mr और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू के ZE स्क्वायर अपॉन R। इसका होल स्क्वायर ओपन किया हमने यहाँ से, तो mn स्क्वायर h स्क्वायर एंड सो ऑन, के ZE स्क्वायर अपॉन R, R से R एक कटेगा, दिस इज इक्वल साइन। तो इसको हमने जब इधर भेजा नीचे वाली टर्म को और यहाँ से R कैलकुलेट किया, R इधर चला जाएगा तो बाकी ये टर्म सारी नीचे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, M तो यहाँ था ही, एक M से M कट जाएगा, ये M से ये वाला M कट गया, ये जो R बचा था एक वो R चला गया यहाँ और ये जो वैल्यू थी ये आ गई यहाँ। तो हमें मिला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर के ZE स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ZE स्क्वायर। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है। अब इस रेडियस के फॉर्मूले से आप क्या देख रहे हो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट का नंबर बढ़ाओगे, फॉर n इक्वल्स टू 1, सपोज करो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 क्या होता है, n इक्वल्स टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस जितनी होगी, अब आपसे पूछ रहा है कि n इक्वल्स टू 2 की रेडियस बताओ, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा आप 4 मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ग्राउंड स्टेट की रेडियस हमने r0 ली है तो ये क्या हो जाएगी, 4r0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो n स्क्वायर पर डिपेंड है, तो सीधी सीधी 4 टाइम्स हो जाएगी किसकी, ये जो आपका ग्राउंड स्टेट की रेडियस है। तो
जब इसमें आप हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, ग्राउंड स्टेट की रेडियस, तो Z की वैल्यू क्या रखोगे, Z तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया, ठीक है ना। NV हमारा ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो जाएगा, और N ये H पाई M ये सब आप जानते हो कि सब सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको जो R मिलेगा इट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को आप याद रखोगे, कई बार ये वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तब ये क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे, अदरवाइज इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट की हमारी क्या है, रेडियस है। इस रेडियस को हम बोहर रेडियस भी कहते हैं, इस रेडियस को हम क्या कहते हैं, बोहर रेडियस भी कहते हैं। जो ग्राउंड स्टेट रेडियस है हमारी किसकी, हाइड्रोजन एटम की, उसको हम बोहर रेडियस भी कहते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी। तो अच्छा, और रेडियस जो है वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पर, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। कई बार हाइड्रोजन लाइक एटम बना लेते हैं, जैसे हीलियम हमने ले लिया, हीलियम प्लस, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका हीलियम प्लस जो होगा वो हाइड्रोजन लाइक एटम बन जाएगा, तो वहाँ Z फिर 1 नहीं लेंगे, फिर Z2 लेंगे, ठीक है ना, Z क्या लेंगे, 2 लेंगे वहाँ पर। तो जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा रेडियस हमारी उसके ऑर्बिट की उतनी छोटी हो जाएगी। अब दूसरा पैरामीटर है हमारा वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने इधर निकाल रखा था अभी, ये यहाँ पर देखो, ये NH/2πmr। तो R हमने जो कैलकुलेट किया उसको यहाँ पुट कर दो, इस R की जगह पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। तो R हमने क्या निकाला, R निकाला n²h² 4πm² kZe²। इसको जब आप यहाँ पुट करोगे किसकी जगह, इस R की जगह, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2πm तो यहाँ ऑलरेडी है, R की जगह क्या आ गया, n²h² अपॉन ये सारी वैल्यू ऊपर चलेगी 4π²m, m स्क्वायर नहीं होगा, ये m आएगा यहाँ पर, दिस इज नॉट m², राइट। तो ये m यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा, m की पावर 1, तो ये m आ गया, एंड m से m कट गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको मिल रहा है 2π kZe² अपॉन NH, 2π kZe² अपॉन NH, ये m नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या देख रहे हो, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, इसको ध्यान रखना है, राइट। तीसरा टर्म हमारा आता है कौन सा, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमें पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, K = ½ mv² फॉर्मूला होता है। V की जगह आप पुट कर दो 2 kZe² अपॉन NH, अभी हमने कैलकुलेट किया था 2π kZe² अपॉन NH, इसको होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आ गई वैल्यू, एंड यही मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, यही हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ अलग रखेंगे हम, 4π²m k²Z² e⁴ अपॉन n²h²। ये किसकी वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। अब निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो कैसे निकलेगा, K(Q1Q2) अपॉन r², K(Q1Q2) अपॉन r², ठीक है ना, ये हमें लगाना है। अब यहाँ पर Q1 तो हो गया Z, Q2 हो गया E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये माइनस हो गया, माइनस साइन आएगा, और फिर हमने यहाँ पर R की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया -1/2 4π। ये ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, ब्रैकेट वाला पार्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी यहाँ पर U = टोटल एनर्जी अभी हम बाद में करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितने मिलेगी, U = ये जो प्लस वाला टर्म, ये हाफ जो आपको मिल रहा है, ये हाफ नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी टर्म में,
माइनस में क्या आएगा, -4π², ठीक है ना, और mk²z² e⁴, mk²z² e⁴ अपॉन n²h², n²h², ये हमारी कौन सी एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब निकालनी है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो दोनों को प्लस करके निकलेगी। तो दोनों को प्लस कर दो, टोटल एनर्जी E = nth लेवल की एनर्जीज हैं ये सारी, nth लेवल की, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ गई -4π² mk²z² e⁴ अपॉन n²h² और प्लस हाफ 4π² mk²z² e⁴ अपॉन n²h², ये हमारी काइनेटिक एनर्जी टर्म है। तो टोटल एनर्जी आप देखोगे क्या मिल जाएगी, -12 4π² mk²z² e⁴ अपॉन n²h², ये हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट। अब ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया है हमारा, इसको अगर आप रिलेट करोगे तो ये टोटल एनर्जी बेसिकली क्या है, ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ही है, बट इसके आगे माइनस साइन लगा है तो हम ये कह सकते हैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, वो इससे डबल है, पोटेंशियल एनर्जी इससे डबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ U। और बेसिकली वी कैन से लाइक, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, तो टोटल एनर्जी इज U/2, U/2, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो तुम्हें हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, और काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा किसी भी ऑर्बिट, किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर, राइट। तो ये हमारी एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर आप अगर Z पुट करते हो, Z = 1 तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, Z = किसी और के लिए करोगे तो वो एटम मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जब हम Z = 1 पुट करते हैं, Z = 1 पुट करते हैं और ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन एटम की nth लेवल का जो एनर्जी है हमारा वो क्या होता है, -13.6/n², -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर Z आपको पुट नहीं करना है, किसी और लेवल की बात कर रहे हो, किसी और एटम की बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -13.6 Z²/n², ठीक है ना। यहाँ आप वैल्यू पुट करो और यहाँ से जो भी हमारा एटम होगा, वेदर इट इज़ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, उसकी जो एनर्जी है वो आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, राइट। इसके बाद हमारा अब स्टार्ट होता है कि स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज आपने बनानी है। तो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज कब मिलेंगी, जब हाइड्रोजन एटम या किसी भी एटम के अंदर, ये जो सीरीजेज हैं हमारी, ये हाइड्रोजन एटम्स में ऑब्जर्व की गई थी, हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो कब ऑब्जर्व की गई, ये मिलेंगी कब, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में ट्रांजिशन कर रहा होगा, तो ये एमिशन है, और लोअर से हायर जाएगा तो क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है, ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा तो हम क्या देखेंगे कि वो रेडिएशन एमिट करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि भाई N2 लेवल है उसमें E2 एनर्जी है, और एक N1 लेवल है उसमें हमारा क्या है, E1 एनर्जी है।
तो बोर के अकॉर्डिंग एच न्यू मस्ट बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1। न्यू निकाला, ये आ गया। न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। न्यू की जगह हमने क्या रख दिया, C अपॉन लैम्डा। ये सॉल्व किया, इधर आ गया, तो C को हमने नीचे भेज दिया, तो 1 अपॉन लैम्डा आ गया E2 माइनस E1 अपॉन CH। E2 माइनस E1 अपॉन CH। अब E2 आप जानते हो, E2 क्या है, ये रहा, टोटल एनर्जी यूज़ करनी है। E1 क्या है, ये है, सिर्फ N1 और N2 पुट करना है, जो अभी हमने लास्ट फॉर्मूले ड्राइव किए थे उसमें N1 और N2 पुट करना है, तो यहाँ रख दिया। अब यहाँ E2 और E1 की वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या देखोगे, E2 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू ये है। E1 पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने उसको आगे लिख दिया, और ये नेगेटिव है तो उसको हमने पीछे लिख दिया, और ये कॉमन ले लिया, 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z स्क्वायर E की पावर 4 अपॉन H स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, तो ये E2 माइनस E1 आ गया। ठीक है ना। अब इस E2 माइनस E1 को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन CH इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CH। ये हमने E2 माइनस E1 अपॉन H पुट कर दिया। ठीक है ना। ये हमारा E2 माइनस E1 की वैल्यू थी पूरी, ये पुट कर दी हमने यहाँ पर, और CH अपॉन में CH ऑलरेडी था तो वो आगे लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है ना। ये CH हमने आगे लिख दिया, क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा रीअरेंज किया, CH क्यूब हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर M की Z स्क्वायर E की पावर 4, ये रहेगा ऐसे ही। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन लैम्डा, जिसको न्यू बार भी कहते हैं, एंड दिस न्यू बार इज नथिंग बट द वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। यहाँ पर जो R है, ये R हमारा पूरा कांस्टेंट है, Z स्क्वायर छोड़ दो तो बाकी जो R है पूरा, ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, जिसको हमने बोला रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि Z स्क्वायर हमने छोड़ दिया, बाकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट की तरह काम करेगी। तो ये हमारा आ गया R, और Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया किसका, स्पेक्ट्रल सीरीज, जो लाइंस, जो स्पेक्ट्रम हमारा बनेगा रेडिएशन एमिट होने से, राइट। फॉर Z इक्वल्स टू 1 हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर R दिस बन जाएगा। N1 हमारा लोअर एनर्जी लेवल होगा यहाँ पर, N2 क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल होगा। रिडबर्ग कांस्टेंट की कई बार वैल्यू पूछ लेता है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट हमारा 1.07 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर इनवर्स होता है। 10 का पावर ये यहाँ कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, +7, नॉट -7, इट इज़ +7। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है ना, मीटर इनवर्स। यहाँ वैल्यू पुट के आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीजेज हमें यहाँ बनानी है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में सबसे पहली सीरीज ऑब्जर्व की गई लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब मिली, लाइमन सीरीज आपकी मिली जब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से आ रहा हो, 1 से किसी भी हायर लेवल से सीधा 1 में ट्रांजिशन कर रहा हो, सीधा n=1 में आ रहा हो, तो n1 हो गया 1, n2 हो गया कोई सा हायर लेवल, तो मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर सीधा आ रहा है तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रम या फिर वहाँ पर जो लाइन एमिट हो रही होगी वो कौन सी होगी, वो हमारी लाइमन सीरीज की लाइन होगी, राइट। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन लैम्डा R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस दिस। अच्छा, ये जो लाइन है ये हमारी कहाँ मिलती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो लाइमन सीरीज है ये हमारे स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में मिलती है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी, ठीक है ना। जब हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि लैम्डा मिनिमम हो, तो n2 हमारा इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। n1 तो फिक्स है 1, n1 तो हमारा फिक्स है यहाँ पर 1, बट अगर हम लैम्डा मिनिमम चाह रहे हैं तो n2 लेवल हमारा क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। और लैम्डा मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो n2 आपका 2 रहेगा। फिर ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो मिनिमम मैक्सिमम शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्वेश्चन आपको टैकल करने के लिए ये वैल्यूज याद रखनी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए लैम्डा दिस n2 मस्ट बी इन्फिनिटी, और n1 आपका जिस लेवल में आ रहा है, लाइमन के लिए कौन सा है, लाइमन के लिए तो हमारा n1 जो है वो 1 ही रहेगा, फिक्स है, ठीक है ना। और मैक्सिमम की जब बात कर रहा होगा तो n2 क्या हो जाएगा, 2, जस्ट अबव
जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे जस्ट अबव वाला नंबर। तो यहाँ वैल्यू पुट करी हमने, पुट करने के बाद देखा कि लैम्डा मिनिमम हमारा क्या आ रहा है 1/r और लैम्डा मैक्सिमम क्या आ रहा है 4/r। क्लियर है, लैम्डा मैक्सिमम क्या आ रहा है 4/r आ रहा है। इसके बाद ऐसे ही आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हमारा सीधा 2 में आएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आएगा 2 में आएगा। कहाँ से 3, 4, 5, 6 एंड एनी अदर लेवल अप टू इन्फिनिटी। फिर ये वैल्यू 2 हमारा फिक्स हो गया, n2 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा मिनिमम के लिए क्या करोगे, n2 आपका क्या हो जाना चाहिए इन्फिनिटी, और यहाँ पर n2 क्या हो जाना चाहिए मैक्सिमम के लिए 3 हो जाना चाहिए। ये कौन से रीजन में मिलेगी, ये हमारी विजिबल रीजन के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हम अगर बात करें आगे तो फिर पासन सीरीज आ जाती है हमारी। पासन सीरीज में n1 हमारा 4 हो जाएगा, n2 हमारा 5, 6, 7 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 में ट्रांजिशन होगा 5, 6, 7 या फिर किसी भी लेवल से अप टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ आपका 5 फिक्स हो गया, ये पुट करा, यहाँ हो गया लैम्डा मिनिमम। अगेन आपने क्या करना है, अब आपको ये आंसर बताना है कि लैम्डा मिनिमम के लिए n2 कितना हो यहाँ पर, और लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 कितना हो। ये जो वेव मिलेगी, ये जो लाइन ऑब्जर्व होगी, ये हमारी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, ध्यान रखना, पी फंड सीरीज जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी तो ये ब्रैकेट सीरीज हो गई, ठीक है ना। यहाँ 4 से सीधा किसी भी लेवल से 4 में आएगा तो ये ब्रैकेट सीरीज, और किसी भी लेवल से 5 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये हमारी पी फंड सीरीज। पहली जो लाइमन सीरीज थी वो अल्ट्रावायलेट में मिलेगी, देन बाल्मर सीरीज कहाँ मिलेगी विजिबल रीजन में, बाकी की सारी हमारी जो सीरीजेस मिलेंगी वो हमें कहाँ मिलेंगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलेंगी, ठीक है ना, ये समझ आ गया। अब बात करेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ समझ आ गया, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है तो n2 हमारा इन्फिनिटी होगा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 क्या होगा, n2 हमारा जो भी अपर मोस्ट लेवल होगा फ्रॉम ट्रांजिशन लेवल, जो लोअर ट्रांजिशन लेवल है किसी भी सीरीज का उससे जस्ट अपर वाला, ठीक है ना। तो अब हमें बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है 2π² इसके बाद हमने इसको हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला देखा था, Z=1 लिया था इसमें, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n=1 रखा, सॉल्व किया, ये आ गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n=2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ग्राउंड से अबव, तो n=2 हो गया, सॉल्व किया 3.4 आ गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सॉल्व किया 1.5 आ गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, अच्छा इसमें ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n= कितना है 2 है, आप n=1 मत ले लेना, फर्स्ट को सोचकर 1 नहीं लेना है आपने, सेकेंड को सोचकर 2 नहीं लेना, 3 लेना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो थर्ड मतलब 3 नहीं लेना, 4 लेना है यहाँ पर। तो ये आ गया मेरा माइनस का 0.85, ठीक है ना, माइनस का 0.85 आ गया। अब यहाँ पर ये जब लेवल्स हम बना रहे होंगे तो लेवल्स हमारे कैसे बनेंगे, यहाँ पर हमने ये एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए, ठीक है ना। एक हमारा ये ग्राउंड स्टेट हो गया n=1 वाला लेवल, फिर हमारा n=2 वाला लेवल हो गया, फिर 3 वाला लेवल हो गया, फिर 4 वाला एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर हमारा ट्रांजिशन सीधा ग्राउंड में हो रहा है किसी भी लेवल से तो ये लाइमन सीरीज हो गई। अगर हमारा ट्रांजिशन n=2 में हो रहा है किसी भी लेवल से तो ये हमारी बाल्मर सीरीज हो गई। अगर हमारा ट्रांजिशन n= क्या हो रहा है 3 में हो रहा है तो पासन, देन सिमिलरली ब्रैकेट एंड पी फंड। लेकिन इसमें ये हमारी एनर्जी रहेगी इस एक्सिस पर एनर्जी, और यहाँ पर आपने जो है ड्रॉ करना है बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पर जिसके साथ भी आपको करस्पॉन्डिंग लेवल ड्रॉ करने हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं हमारे। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये जो गैप है दो एनर्जी लेवल्स का, इनिशियली दिस गैप इज लार्ज एंड देन ये गैप धीरे 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 क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जब आप अपर लेवल्स बनाओगे, अपर एनर्जी लेवल्स बनाओगे तो ये गैप कम करते चले जाना, ऐसा ना हो कि ये गैप आप बढ़ाते चले जाओ या फिर इक्वल करते चले जाओ, रैंडमली नहीं लेना है। In the upper level of the energy level diagram, in the upper level, what happens? The energy levels are very close to each other.
ओवरलैप भी कर जाएंगे एट द इन्फिनिटी, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है एंड दैट इज वाई एनर्जी लेवल्स जो है वो क्लोज आते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया हमारा एंड इसमें आपने ये समझ लिया सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ा था, MBR इज इक्वल्स टू NH/2π। तो ये MBR इज इक्वल्स टू NH/2π का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो ये बेसिकली डी ब्रॉगली ने बताया था। उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन थी, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया था, डी ब्रॉगली ने एक एक्सप्लेनेशन बताई। उन्होंने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो जो वेव्स एसोसिएट करता है, वो जो वेव्स वहाँ पर एसोसिएट करेगा तो या रेडिएशन जो एमिट होगा वो रेडिएशन हमारा कुछ स्टेशनरी वेव्स की तरह का होगा, स्टेबल ऑर्बिट्स के अंदर होगा। स्टेबल ऑर्बिट्स मतलब स्टेशनरी वेव्स की तरह होगा, जिसमें उसका जो सरकमफ्रेंस ऑफ द रोटेशन होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, किसका? एन लैम्डा का। और जब वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन लैम्डा का, तो यहाँ से जब आप मोमेंटम निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम निकालोगे इलेक्ट्रॉन का, तो ईजिली आपको, क्योंकि ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा 2πr जो हमारा पूरा पाथ है, दैट पाथ मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा। एक सर्कुलर ऑर्बिट का पाथ जो है वो कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होनी चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू MBR। यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो M इंटू V, ठीक है ना। R की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, R की वैल्यू क्या आएगी? MVR की जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा NH/2π, ठीक है ना। NH/2 N λ/2π, नॉट NH, N λ/2π। और ये जो लैम्डा है इसको क्या लिख सकते हो आप? इस लैम्डा को लिख सकते हो C या V इज इक्वल्स टू लाइक दिस, E इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इसको आपको H के टर्म में ले जाना है। तो H के टर्म में कैसे ले जाओगे? H के टर्म में आपने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू SC/λ, E इज इक्वल्स टू SC/λ। और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mb, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mb। तो यहाँ से mb की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे और क्या आएगी वो mb इज इक्वल्स टू H/λ। इसको उठा के जब यहाँ पुट करोगे तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना आएगा? H/λ इंटू NH/2π। H से ये हमारा क्या हो जाएगा? H/λ इंटू NH/2π। तो यहाँ से ये जो mb आपने निकाला, ये लैम्डा N लैम्डा, ये n लैम्डा हो गया, ये लैम्डा से लैम्डा गया, बचा क्या? L इज इक्वल्स टू NH/2π। तो ये आपको समझ आया कि किस तरह से ये NH/2π हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो ये डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन भी किया था। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूजिंग डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म कर दिया है और इसके अभी कुछ PYQs क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको सारे 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एंड देन फिर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।